द अल्टीमेट इंडियन में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे फेमस राजा राम मोहन रॉय, सोशल रिफॉर्मर, फिलोसोफर और बहुत ही बड़े आदमी, बहुत ही शिक्षित आदमी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। तो दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय का जो जन्म हुआ था वो मई 22 1772 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी था। बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में, जो कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे जन्म हुआ था राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय अगर आज जिंदा होते तो उनकी उम्र करीब करीब 250 साल होती। दोस्तों, उनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। वन ऑफ द फेमस किताब रामचंद्र गुहा ने लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि रॉय वॉज अनक्वेश्चनेबली द फर्स्ट पर्सन ऑन द सब कॉन्टिनेंट to seriously engage with the challenges posed by modernity to traditional social structures and ways of being। जी हाँ दोस्तों, वो इंडिया के ही नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट के पहले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने तकियानूसी सोच, जो कि रूढ़िवादी सोच है, उनको चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई। मतलब इससे पहले बहुत लोगों ने दिखाई ऑब्वियसली, पर जो इफेक्टिवली एकदम लड़ने वाला एटीट्यूड, लोगों का दिमाग चेंज करने वाला एटीट्यूड, वो राजा राम मोहन के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, ये माना जाता है कि बंगाल रेनेसेंस का भी स्टार्टिंग राजा राम मोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर से ही हुआ है। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय वैसे तो जन्मे थे एक प्रॉस्परस सो कॉल्ड अपर कास्ट ब्राह्मण फैमिली में। दोस्तों, उनका जो पारिवारिक माहौल था वो काफी ऑर्थोडॉक्स था, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण्स थे, खैर अभी भी कास्टिज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। नीची जात ऊंची जात, हम नीची जात को छुएंगे नहीं, उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वो अपने हमारे घर में घुस नहीं सकते। इन सब का कल्चर बहुत ज्यादा था। अभी भी थोड़ा बहुत है, हालांकि बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई कोलकाता जैसे शहरों में उतना ज्यादा नहीं दिखता, पर छोटे छोटे अगर गांव में जाओगे तो अभी भी दिखता है। तो वो ऐसे माहौल में बड़े हुए थे, ऐसे फैमिली में बड़े हुए थे जहां पे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, यानी एक से ज्यादा विवाह का जो कल्चर है वो चलता था। डाउरी सिस्टम बहुत ही जोरों शोरों पे था, और सती प्रथा तो था ही, जिसके खिलाफ उनका मेन जो लड़ाई था वो सती प्रथा के खिलाफ ही हुआ था। तो इन सब तो इन ये इस कल्चर के बीच में वो बड़े हुए, और बचपन में ही उनकी दो शादियां हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय की बचपन में ही दो शादियां करवा दी गई थी। अभी तो लोग 30-30 35-35 साल के हो जाते, शादी नहीं करते हैं, बट उस समय राजा राम मोहन रॉय की बचपन में ही दो शादी हो गई थी। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे। उनको बंगाली और पर्शियन तो आती ही थी, बाद में उन्होंने अरेबिक, संस्कृत और इंग्लिश भी सीखी। उनका ये लिटरेचर और कल्चर में जो एक्सपोजर मिला, बंगाली जो लिटरेचर था, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, संस्कृत, इन सब में जो उन्होंने बुक्स पढ़े, उनसे राजा राम मोहन रॉय का दिमाग बहुत ज्यादा खुल गया। कहते हैं कि इतनी सारी भाषाओं में उन्होंने किताब पढ़ा, जिसकी वजह से वो जो हर धर्म के बारे में वो जानने के लिए उत्सुक हुए, कि भाई उनको अरेबिक आती है तो इस्लाम भी जानेंगे, उनको इंग्लिश आती है तो बाइबल भी वो पढ़ेंगे, संस्कृत आती है तो सारे वेद तो पढ़ ही लेंगे। दोस्तों, ठीक वही हुआ उनकी जिंदगी के साथ भी। उन्होंने सारे वेदास और उपनिषद तो पढ़े ही, साथ ही साथ उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की भी रिलीजियस बुक्स पढ़ा। फिर दोस्तों, पता है क्या हुआ? ये सारी किताबें पढ़ के उनका एक ही निर्णय निकला, क्योंकि इसमें इस्लाम को भी पढ़ा, क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ा, उन्होंने सनातन धर्म के भी सारे किताबें पढ़े, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, स्मृतियां हो गई, ये सब कुछ पढ़ा उन्होंने। और उनका एक ही सार निकला, कंक्लूजन एक ही निकला, कि भगवान एक है। भगवान एक ही है, कई कुछ अलग अलग भगवान नहीं है, भगवान एक ही है, सबका मैसेज एक ही है। फिर दोस्तों, 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा स्टार्ट की, जिसको कि सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स बोला जाता है। मान लीजिए आपके फ्रेंड का एक ग्रुप है, सर्कल है, आजकल लोग पबजी वगैरह खेलते हैं ग्रुप में आके, या फिर पार्टी वार्टी करते हैं। उस समय आत्मीय सभा दोस्तों का ग्रुप बना था। रिलीजियस टेक्स्ट बुक
डिस्कस करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सारे दोस्त मिलके हर रोज शाम को इकट्ठा होते थे किसी एक क्लब में, किसी एक जगह पे। क्लब मतलब वो वाला क्लब नहीं जहाँ पे आज पार्टियां होती है, वो क्लब इंटेलेक्चुअल्स का क्लब हुआ करता था। तो वहां पे वो लोग रिलीजियस जो टेक्स्ट थे, जो हमारे रिचुअल्स है, ये सब है, उनको डिस्कस करने के लिए वो ये आत्मीय सभा बनाई गई थी। इसके बाद जब दोस्तों ने सारे, एक ग्रुप ने ये टेक्स्ट सारे डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने फैसला किया यार ये जो चाइल्ड मैरिज है, कास्टिज्म है, और जितने भी हमारे समाज में सोशल इल्स है, यानी कि क्या बोलते हैं, बीमारियां है, सोशल बीमारियां है, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, हम उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। इसके बाद आत्मीय सभा से, जो कि एक फ्रेंड्स का सर्कल था, 1828 में ब्रह्मो सभा की शुरुआत हुई, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर राजा राम मोहन रॉय ने शुरुआत किया। अब देवेंद्र नाथ टैगोर जी कौन थे? वो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय के ये आंदोलन स्टार्ट करने का एक और बहुत महत्वपूर्ण रीजन था। बहुत ही कम उम्र में उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी। हालांकि उस समय चाइल्ड मैरिज तो होता ही था, तो उनके बड़े भाई की भी बचपन में ही शादी हो गई थी। तो उनके जब बड़े भाई की मौत हुई, तो उनकी जो भाभी है, उनकी भाभी को सती प्रथा के चलते उनके भाई के साथ ही जला दिया गया, सती कर दिया गया। वो अपने भाभी से बहुत लगाव था उनको, तो जब उन्होंने अपनी भाभी को जिंदा जलते हुए देखा, तो ये जो घाव है, ये सारी जिंदगी के लिए उनके दिल में, उनके जहन में बस गया। उन्होंने ये फैसला कर लिया, जो उनकी भाभी के साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ नहीं होना चाहिए। पर दोस्तों, अचानक से जो प्रथा इतने सालों तक चलती हुई आ रही है, उसके खिलाफ आप बोलोगे तो आपका विरोध होगा, जाहिर है आपका विरोध होगा, क्योंकि आप इतने पावरफुल तो है नहीं, आप रूल तो बनाते नहीं हो। तो ऑब्वियसली वक्त लगता है हर चीज को बदलने में। तो उन्होंने धीरे धीरे करके ये, जैसे आत्मीय सभा, ब्रह्मो समाज, ये सब उन्होंने स्टार्ट करना, उन्होंने लोगों को जोड़ना, उसके बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया। 1817 में उन्होंने एक स्कॉटिश फिलोंथ्रोपिस्ट जिनका नाम था डेविड हेयर, उनके साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उनका मानना था कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे ना, एजुकेशन लोगों तक पहुंचेगी, तो लोग सुधर जाएंगे, लोग ये सारी प्रथाएं नहीं मानेंगे। क्योंकि हर एक सोसाइटी के डेवलपमेंट का, दिमागी डेवलपमेंट का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एजुकेशन, किताबी एजुकेशन नहीं, सोच, आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए। तो उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो आज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल खोला 1822 में। 1830 में उन्होंने अलेक्जेंडर डफ को असिस्ट किया, उनको सहायता किया कि वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज, एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, उसको खोल पाए, उसकी स्थापना कर पाए। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय का ये जो रेबल एटीट्यूड था, ये जो इल रिचुअल्स थे समाज में, उनको हटाने के प्रति जो जज्बा था, उसको देखते हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी राजा राम मोहन रॉय के साथ जुड़े। और दोस्तों, सती प्रथा के एबॉलिशन के लिए, सती प्रथा को हटाने के लिए इन दोनों ने कैंपेन करना स्टार्ट किया। इसके बाद 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ये प्रथा एबॉलिश कर दी एट लास्ट। इसके बाद तो मान लो राजा राम मोहन रॉय का कॉन्फिडेंस आसमान में बढ़ गया था। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमेन के लिए भी लड़ाई लड़ना स्टार्ट किया, और ये अधिकार भी औरतों को दिलाया उन्होंने खाली वुमेन राइट्स के लिए नहीं, प्रेस के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दिया। आज बहुत सारे प्रेसेस आप देखते हैं, अब उन्हें कौन सी मीडिया बोले तो आपको पता है, वो लोग आजकल राजा राम मोहन रॉय को क्रिटिसाइज करते हैं, पर फर्स्ट टाइम इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आंदोलन भी राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ प्रेस आज है अगर भारत में या दुनिया में, तो इसका जो हम लोग श्रेय है वो राजा राम मोहन रॉय को भी दे सकते हैं। पहले इंडियन थे जिन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए आंदोलन किया था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राजा राम मोहन रॉय कई सारे सभाओं की स्थापना, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया है उन्होंने। तो ब्रह्मो सभा बाद में ब्रह्मो समाज बन गया।
अब दोस्तों ब्रह्मो समाज का मेन मकसद था कि जो अपर कास्ट, जो अपने आप को ब्राह्मण बोलते थे, सो कॉल्ड ब्राह्मण बोलते हैं जो अपने आप को, उनकी जो कुप्रथा है, वो जो रिचुअल्स बनाते हैं जबरदस्ती, वो जो अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। बहुत हद तक दोस्तों राजा राम मोहन रॉय इसमें कामयाब भी हुए। बंगाल रेनेसांस के बीच में ही ब्रह्मो रिलीजन की भी शुरुआत हुई, जिसमें कि जो जो ब्रह्मो रिलीजन ज्वाइन करते हैं उनका एक ही सोच होना चाहिए कि वो किसी भी कास्ट को नहीं मानेंगे, वो किसी भी क्लास को नहीं मानेंगे। पैसे पैसे के हिसाब से कोई क्लास तय नहीं होगी, कास्ट कास्ट के हिसाब से लोगों की अहमियत तय नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा उनमें। और दोस्तों वो एक ही ईश्वर को मानेंगे, एक ही ईश्वर को मानेंगे। वो मानेंगे ईश्वर एक ही है और सबको इक्वालिटी से ट्रीट करेंगे। जो नियम मर्दों के लिए होगा वही नियम औरतों के लिए भी होगा। अब दोस्तों बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल एम्परर अकबर द सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी। और दोस्तों यूके और अमेरिका में शायद शायद राजा राम मोहन रॉय वो पहले इंडियन हैं जिनको सम्मानित किया गया यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी। आजकल कुछ अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स मानने वाले जैसे पायल रोहतगी जी, वो 2019 में क्रिटिसाइज किया है था उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा के लिए, कि वो सती प्रथा को उन्होंने नीची आंखों से देखा, सती प्रथा का अपमान किया। तो पायल रोहतगी जी से ये बोलना चाहूंगा कि अगर राजा राम मोहन रॉय नहीं होते तो शायद शायद भगवान करे ऐसा ना हो, बट किसी के हस्बैंड के मरने के बाद आज सारी औरतें जल रही होती। आपको भी राइट्स नहीं मिला होता ये कि आप सोशल मीडिया पे बोल पाए, क्योंकि आप एक औरत थी। तो राजा राम मोहन रॉय अगर नहीं होते तो आपको भी शायद बोलने का अधिकार नहीं होता। तो इतनी तो इज्जत कीजिए उस व्यक्ति की जिसने औरतों के राइट्स के लिए काम किया, जिन्होंने औरतों को आजादी दिलवाने के लिए काम किया। इतनी तो इज्जत कीजिए। हाँ, विरोध जरूर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में अगर कुछ अच्छाई है तो कुछ खराबी तो होनी है। खराबी भी वो आपकी आंखों से है खराबी, ठीक है, वो आप देखते हैं कि क्या खराब है। हो सकता है कुछ चीज आपके लिए खराब हो तो दूसरों के लिए भी अच्छी हो सकती है। हो सकता है कोई चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हो, आपके लिए खराब हो सकती है। पर जो काम सोसाइटी के लिए बेहतरी के लिए हुआ, एटलीस्ट उनकी तो तारीफ कीजिए आप, उनके तो सपोर्ट में बोलिए, उसके अगेंस्ट तो मत बोलिए एटलीस्ट। बाकी आप विरोध आप जता सकते हैं। बहुत सारे काम हैं जिनको लेके उस समय भी बहुत विरोध हुए थे, आज भी विरोध हुए हैं। राजा राम मोहन रॉय की ही बहुत सारी फिलोसफीज है जिनको लेके विरोध होते आए हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं है, आप विरोध कीजिए, जरूर कीजिए। यही तो फ्रीडम है, यही तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यही फ्रीडम ऑफ थिंकिंग है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स इसे ही बोलते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद।